दोस्तों आप सभी को नमस्कार। 7वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच में हम लोग 7वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। मेंस में हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं और प्रीलिम्स में मंथली करंट अफेयर्स और उसके साथ में एक स्टैटिक सब्जेक्ट जिसमें हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है वो पढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम इस बैच में ज्योग्राफी की अपनी 6ठी क्लास पढ़ेंगे और इस क्लास में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। तो आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। यहाँ से आने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस बैच की फ़ीस केवल 499 है। ये सभी क्लासेज आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। इनकी जो PDF पिक है, नोट्स है, वो सभी आपको पेड ग्रुप में मिलेगा संकल्प बैच के। बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको संकल्प बैच की पेड ग्रुप में कराया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान देखते हैं। इस मैप में आप उत्तर भारत का ये विशाल मैदान देख रहे होंगे। ये पूरा यहाँ पंजाब से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ते हुए ये आप असम तक देखते हैं और इधर कुछ हिस्सा गुजरात का और राजस्थान का, पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का ये ऊपरी हिस्सा, ये सब जो है मैदान कहलाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता कैसे है? तो जो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ अपने साथ जो जलोढ़ अवक्षेप लेके आती हैं, उसी अवक्षेप से ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। इसलिए जब हम हिमालय के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये भी होता है कि हिमालय की नदियों के द्वारा इस उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है। हिमालय की नदियाँ अपने द्वारा जलोढ़ अवक्षेप लाती हैं और वो जलोढ़ अवक्षेप खेती के लिए सबसे उपजाऊ माना जाता है। इसलिए आप देखते हैं भारत का जो अधिकांश खाद्यान्न है इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान में उगाया जाता है, चाहे वो पंजाब के क्षेत्र में हो या उत्तर प्रदेश, बिहार और इस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हो। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उगाए जाने वाला आपको क्षेत्र मिलता है। कारण क्या होता है? इस हिमालयी नदियों का जो जलोढ़ अवक्षेप इस मैदान का क्रिएशन करता है वो सबसे उपजाऊ है। अब हम उत्तरी मैदानी प्रदेशों को देखते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ और फिर हम उत्तर के मैदानों को दो आधारों पर डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक प्रादेशिक आधार पर, दूसरा होगा हमारा मृदा के स्वरूप के आधार पर, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर को पढ़ेंगे और इधर राजस्थान, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानों को पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर। तो चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैदान जो है कैसे बने हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हिमालय के दक्षिण में बने गर्त में हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से मैदानों का निर्माण हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं आसान भाषा में। हमने जब आपको हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि दो स्थलखंड थे, एक आपका है यूरेशियन प्लेट और दूसरा था आपका भारतीय प्लेट। तो ये जो भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और ये आपका यूरेशियन प्लेट जब दोनों आपस में टकराई, एक दूसरे के नज़दीक आई। अभिसरण का मतलब क्या होता है? जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। जब ये दोनों आपस में प्लेटें टकराई तो इनके बीच का जो टेथिस सागर का अवसाद था, ये अवसाद इन दोनों प्लेटों के किनारों से क्या हुआ? फोल्ड होकर ऊपर उठने लगा, ऐसे उठने लगा ऊपर, राइट, ऊपर उठने लगा फोल्ड होके। तो जब फोल्ड होके अवसाद जब ऊपर उठा तो आप देखते हैं हिमालय कुछ इस तरीके से बना। तो हिमालय जब कुछ इस तरीके से बना तो आप जहाँ से फोल्डिंग होता है वहाँ पर एक गर्त बन जाता है। जहाँ से फोल्डिंग होना स्टार्ट होता है वहाँ पर एक गर्त बन जाता है। तो जो हिमालय का सबसे दक्षिणी गर्त था उसी में ये जो हिमालयी नदियाँ थी इनके द्वारा जो अवसाद लाया गया, धीरे धीरे ये गर्त क्या हुआ? इन अवसादों से भर गया। धीरे धीरे ये जो गर्त था दक्षिण वाला, शिवालिक हिमालय के नीचे वाला, ये धीरे धीरे उन हिमालयी नदियों के अवक्षोपों से क्या हुआ? ये भर गया। और जब भर गया धीरे धीरे तो ये बिल्कुल बन गया समतल मैदान। तो कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हिमालय के दक्षिण में बने गर्त में हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से उत्तर भारत की विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई? भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश ये है। ये चतुर्थ युग यानी क्वाटरनी युग के प्लिस्टोसीन काल में बना हुआ है। हमने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो उन 6 भौतिक प्रदेशों में जो सबसे लेटेस्ट है वो ये भारत के विशाल मैदान हैं जो क्वाटरनी युग के प्लिस्टोसीन काल में बने हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में एक चीज़ याद रखना कि ये जो मैदान है ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। इसका भौगोलिक विस्तार है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मैदान की जो ढाल है वो मंद ढाल है। पश्चिम में मैदान अधिक चौड़े हैं, जैसे जैसे पूर्व की तरफ आते हैं उनकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी आप देख सकते हैं, राजस्थान और पंजाब का ये जो मैदान की चौड़ाई है इधर ज़्यादा है और जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख रहे हैं चौड़ाई धीरे धीरे कम हो जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो ये असम में मैदान बनता है इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरीके से मैदानों की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम। जैसे हम लोगों ने हिमालय के बारे में देखा था कि हिमालय भी जो है पश्चिम में अधिक चौड़े हैं और पूर्व में जो है वो कम चौड़े हैं। उसी तरीके से मैदानों की चौड़ाई भी पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है। ढाल इनकी मंद है।
अब हम उत्तर के मैदानों का विभाजन करेंगे, एक तो प्रादेशिक आधार पर, दूसरा मृदा के स्वरूप या क्षेत्र के आधार पर। जैसे भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये मृदा क्षेत्र के आधार पर मैदानों का विभाजन है। और प्रादेशिक आधार पर राजस्थान, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में डिवाइड करके देखते हैं। मैप में भी आप देख सकते हैं, ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इसको राजस्थान का मैदान कहेंगे। सतलज नदी के द्वारा जो ये पंजाब और हरियाणा में जो मैदान बनता है ये सतलज का मैदान है। गंगा नदी के अवक्षेप से जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर आप पाएंगे गंगा का मैदान। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के अवक्षेप से जो असम रीजन में आप मैदान देखते हैं ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहलाता है। तो 4 भागों में जो हम प्रादेशिक आधार पर डिवाइड करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप याद कर लीजिए कि जब हमने भौतिक प्रदेश आपको बताया था तो 6 भागों में उनको डिवाइड कर दिया था और ब्रैकेट में लिख दिया था या तो 5, यानी अगर एग्जाम में 6 आता है तो 6 लगाते हैं और 6 नहीं होता है तो 5 लगाते हैं। इसका रीज़न क्या है, हमने वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि जो भारत का विशाल मैदान है उसी में हम लोग जो है राजस्थान के मैदान को काउंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो एक डेजर्ट बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है राजस्थान का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है। इसलिए कुछ किताबों में जो जब भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं तो मैदानों से इसको अलग काउंट करके भारत का जो है मरुस्थलीय प्रदेश में काउंट कर देते हैं, तो हो जाते हैं 6। वैसे अगर आप देखेंगे तो 5 है, क्योंकि ये मैदानों का ही हिस्सा है जो मरुस्थल वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगर 6 हो तो 6 लगा दीजिएगा, जब 6 ऑप्शन में ना मिले तो 5 लगा दीजिएगा। अब हम लोग एक एक कर इन प्रादेशिक मैदानों को पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मैदान को देख लेते हैं। राजस्थान का ये मैदान है, इस मैप में आप देख सकते हैं। राजस्थान में आप जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं और अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, क्योंकि अरावली की पहाड़ी जो है एक अवशिष्ट ये पर्वत है और ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, इसलिए दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है इस पहाड़ी से जो है वो सीधे निकल जाता है। इस पहाड़ी से टकराकर जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ज़्यादा बारिश नहीं करता है। तो एक तो ये रीजन हो जाता है, यहाँ पर मरुस्थल बना हुआ है, बारिश कम होती है। अब ये जो बारिश कम होती है, सबसे जो पश्चिम क्षेत्र है यहाँ पर बनता है थार का मरुस्थल। जब 25 सेंटीमीटर से कम किसी क्षेत्र में बारिश होती है तो वहाँ पर डिजर्ट बन जाता है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है आप यहाँ देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर हमने समवर्षा रेखा खींची है। अब ये समवर्षा रेखा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो थोड़ा सा अधिक समझ में आएगा। इधर मान लीजिए है पश्चिमी चंपारण, राइट, और इसके आगे आप यहाँ देखते हैं पटना है और फिर आते हैं तो यहाँ मिलता है आपको रोहतास। अब मान लीजिए पश्चिमी चंपारण, पटना और रोहतास का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश होती है 25 सेंटीमीटर से कम। तो अगर आपको समदाब रेखा खींचनी होगी तो आप इस पश्चिमी चंपारण से पटना आएंगे और पटना से रोहतास, इस तरीके से कुछ समदाब रेखा खींच देंगे और आप बता देंगे कि इस समदाब रेखा के पश्चिम में जो है 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन गया है, डेजर्ट बन गया है। वैसे राजस्थान में भी होता है, ये है 25 सेंटीमीटर समदाब वर्षा और इसकी पश्चिम का जो भी क्षेत्र है यहाँ पर डिजर्ट बन जाता है, क्योंकि बारिश जो है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है। और उसी के सबसे आप पश्चिम में देखेंगे तो रेड क्लिफ लाइन है जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ लाइन है, तो इस डेजर्ट के सबसे आप पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। इतना आपको समझ में आ गया। यह है आपका अरावली पहाड़ी। राजस्थान मैदान की अगर आप ढाल देखेंगे तो उत्तर पूर्व से जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, यानी कुछ इस तरीके से ढाल है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसलिए आप देखते हैं अरावली से जो नदी निकलती है वो लूनी नदी, वो दक्षिण पश्चिम की तरफ आकर बहती है और कच्छ के रन में आकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के मैदान में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जिसको थार मरुस्थल कहते हैं, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो थार का जो मरुस्थल है यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मरुस्थल बनने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। तो थार का जो मरुस्थल है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा और रेड क्लिफ लाइन के मध्य स्थित है। मैप में हमने आपको यहाँ इंडिकेट भी कर दिया है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि थार का मरुस्थल किसके बीच अवस्थित है तो आप बता देंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और रेड क्लिफ लाइन। यहाँ अनेक लवणी झीलें मिलती हैं, तो बारिश कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि झीलें जो होंगी वो लवणी हो जाएंगी। जैसे सांभर, पंचपदरा, डिडवाना झील, ये सभी राजस्थान की लवणी झीलें हैं। डिडवाना झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सांभर झील इंपॉर्टेंट है, भारत का अधिकांश जो नमक आप खाते हैं वो राजस्थान की इसी सांभर झील में ही होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। सांभर झील, पंचपदरा झील और डिडवाना झील, ये सभी राजस्थान की लवणी झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील देखते हैं
तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा में जो स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है, तो आप बताएंगे सांभर झील। ये चीज़ याद रखना, कई बार पीसीएस एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। हम लोग रटते हैं कि सबसे खारे पानी की झील वो चिल्का झील है, लेकिन अंतर्देशीय शब्द को आप याद रखिए। अंतर्देशीय का मतलब होता है जो झील जो है लैंडमार्क के अंदर है, किसी तट समुद्र से नहीं लगी हुई है। खारे पानी की झील जो उड़ीसा में है वो बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है, लेकिन जो ये सांभर झील है वो राजस्थान में स्थित है। ये झील जो है किसी भी समुद्री तट से नहीं लगी हुई है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत की अगर सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील पूछ लेगी तो आप लगाएंगे सांभर झील जो राजस्थान में है। ओवरऑल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, अंतर्देशीय शब्द ना दिया गया हो, तो आप लगाइएगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप जानते हैं सहारा मरुस्थल है जो उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। हमने इसलिए यहाँ पर नोट पॉइंट करके रख दिया ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन न हो। सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल दोनों अलग अलग हैं। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल जो उत्तर पश्चिम अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल में मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। हमने आपको जब हिमालय पढ़ाया था तो बताया था कि कौन सा मरुस्थल जो है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, उसका नाम भी बताया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। लूनी नदी हमने बताया कि अरावली पहाड़ी से निकलती है और फिर ये दक्षिण पश्चिम में बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की नागा पहाड़ियों से निकलती है। एक चीज़ इसमें और जोड़ लीजिए, अरावली पर्वत श्रेणी की नागा पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रण जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राजस्थान के मैदान के बारे में देख लिया। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और फैक्ट हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम सतलज का मैदान देखेंगे। सतलज के मैदान का जो विस्तार है वो बेसिकली पंजाब हरियाणा में है। सतलज नदी आप जानते हैं कि ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है और रोहतांग दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो इस रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है और इसका जो अधिकांश नदी का जो क्षेत्र है भारत में वो पंजाब क्षेत्र में पड़ता है सतलज नदी का। तो इस सतलज नदी के अवक्षेप से इस पंजाब में और उसके नीचे हरियाणा में जो है मैदानों का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग सतलज के मैदान को पंजाब और हरियाणा के मैदान भी कहते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है। इस मैदानी क्षेत्र में आपको दो दोआब मिलेंगे, एक बारी का दोआब, दूसरा मिलता है आपको बिस्त दोआब। अब ये दोआब क्या होता है? दोआब से सीधा मतलब समझिए कि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको कहते हैं हम लोग दोआब। तो आप जानते हैं कि इस उत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पर सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ये नदियाँ जो हैं क्रम से आप देखते हैं बहती हैं। सबसे ऊपर सिंधु नदी है, उसके नीचे झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है और फिर व्यास और देन सतलज नदी है। तो सतलज और व्यास के बीच जो दोआब बनता है उसको कहते हैं बिस्त दोआब और उसके ऊपर व्यास और रावी के बीच, क्योंकि रावी, व्यास, सतलज इन नदियों से जो है आपको मिलेगा पंजाब और हरियाणा के मैदानों का निर्माण। तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आपको दो दोआब मिल जाएंगे, एक तो रावी और व्यास, माफ़ कीजिए यहाँ पर सतलज की जगह पे आपको व्यास लिखना है, पीडीएफ में इसको हम सही कर देंगे। रावी और व्यास के बीच में आपको बारी दोआब मिलेगा, उसके नीचे व्यास और सतलज के बीच जो नदी की भूमि है उसको आप कहेंगे बिस्त दोआब। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सतलज और व्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब बनता है, तो क्या बताएंगे? बिस्त दोआब। रावी और व्यास नदी के बीच कौन सा दोआब बनता है, तो बारी। बारी से रावी से स्टार्ट करना, बिस्त से व्यास से स्टार्ट करना। अगर ये क्रम आपको याद होगा तो आप जो है बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। सिंधु, झेलम, फिर उसके नीचे चेनाब नदी, फिर उसके नीचे रावी, देन व्यास, फिर सतलज। रावी से आप पकड़िए, रावी से बारी, तो रावी और व्यास के बीच में कौन सा मिलेगा? बारी दोआब। फिर व्यास और सतलज, व्यास से पकड़िए बिस्त, तो व्यास और सतलज के बीच दोआब हो जाएगा बिस्त दोआब। कुछ अन्य दोआब भी हैं, उन्हें भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी नदियों से जो बनते हैं, हालांकि इनके जो दोआब हैं वो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ से देख लीजिए। सतलज का मैदान या कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में जो दोआब बनते हैं वो केवल दो दोआब हैं, बारी और बिस्त दोआब, जो हमने ऊपर बता दिए। अब पाकिस्तान के रीजन में जो इन नदियों से दोआब बनता है उसमें पहला है सिंधु सागर दोआब। ये सिंधु और झेलम नदी के बीच बनता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद है छाछ दोआब। छाछ दोआब जो है वो झेलम और चेनाब नदी के बीच बनता है। रचना दोआब है चेनाब और रचना नदी के बीच में। तो आप इस मैप में भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब, फिर झेलम और चेनाब नदी के बीच जो दोआब बन रहा है ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रीजन में नेक्स्ट दोआब बन रहा है झेलम चेनाब के बीच, इसको कहते हैं छाछ दोआब। फिर चेनाब और रावी नदी के बीच जो दोआब बनता है उसको कहते हैं रचना। तो रचना दोआब जो है चेनाब और रावी नदी के बीच बनता है। छाछ, झेलम और चेनाब, फिर सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब। तो इस तरीके से 5 दोआब हैं इन नदियों के बीच में, ये देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब गंगा के मैदानों को देख लेते हैं।
गंगा के मैदान को हम 3 भागों में यहाँ डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे ऊपर उत्तर गंगा का मैदान हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो रीजन है ये है जाएगा मध्य गंगा का मैदान। फिर पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा, जिसको हम लोग राढ़ का मैदान भी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। अवध का मैदान और जो मगध का मैदान है, अवध का मैदान जो उत्तर प्रदेश का है और मगध जो बिहार का मैदान है, ये मध्य गंगा के मैदान में आ जाएगा। रोहिलखंड का जो मैदान है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में मिलता है, ये बेसिकली गंगा का जो है उत्तरी क्षेत्र है। ढाल जो है गंगा के मैदान का वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। उत्तर पश्चिम यानी कुछ इस तरीके का हो जाएगा और दक्षिण पूर्व यानी ऐसे, तो इस तरीके का ढाल है गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, जहाँ इसे अलग अलग क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान को हम रोहिलखंड का मैदान, अवध और मगध का जो मैदान है ये बेसिकली आपको मध्य गंगा के मैदान में मिलेगा। राढ़ का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में कहते हैं। गंगा का मैदान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है। हमने अभी उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में आपको डिफरेंट बताया। गंगा का मैदान जो है सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। जब बड़ा है तो निश्चित तौर पर उत्पादन तो सबसे ज़्यादा होना ही है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के मामले में पूछ लिया जाए तो वो सतलज का मैदान है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है भाई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें रहेंगी तो वहीं पर आकर लोग बसेंगे। जब लोग ज़्यादा वहाँ पर होंगे तो जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा गणित लगानी नहीं है। तो गंगा के मैदान में बस आपको बेसिकली यही देखना था कि सबसे बड़ा ये मैदानी क्षेत्र है भारत का, सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ आपको मिलेगी। जो हमने यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय नामों से गंगा के मैदान को डिवाइड किया वो याद रखिएगा। खासकर राढ़ का मैदान जो है ये गंगा के मैदान का कौन सा क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल वाला। मगध का मैदान जो बिहार में है और अवध का मैदान जो उत्तर प्रदेश में है, तो ये है गंगा का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर। और गंगा का जो उत्तरी क्षेत्र में मैदान बनता है उसे कहते हैं रोहिलखंड का मैदान, जो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ आपको मिलेगा। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र के मैदान को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से जो मैदान बनता है बेसिकली आपको असम में इसका विस्तार मिलेगा। असम में धुबरी से लेकर सदिया तक ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है, इसलिए इसको हम असम का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के मैदान को आप असम के रीजन में देखते हैं। यह मैदान चावल और पटसन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। एक चीज़ ये याद कर लीजिए। इसका ढाल किस तरीके से है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है आपको असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान का ढाल मिलेगा। धुबरी से सदिया तक इसका विस्तार है। अब हम धरातली स्वरूप या मृदा क्षेत्र के आधार पर मैदानों का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग भाबर, तराई, बांगर, खादर का मैदान पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि भाबर, तराई, बांगर और खादर क्षेत्र कैसे बनते हैं। हमने आपको हिमालय पढ़ाया ही था और हिमालय जानते हैं इनकी ढाल काफ़ी होती है। तो जब हिमालय से कोई नदी निकलती है तो उसका वेग जो प्रवाह होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो उस वेग प्रवाह में हिमालय में जो भी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं वो नदी इन टुकड़ों को बहाकर नीचे ले आती है हिमालय के सबसे निचले तल के हिस्से में, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय का गिरपदी क्षेत्र। पद का मतलब क्या होता है, पैर। तो हिमालय के पैर के पास यानी गिरपदी क्षेत्र में इन चट्टानों को ये नदियाँ ले आती है। अच्छा, जब नदियाँ इन चट्टानों को यहाँ पर ले आती है तो नदियाँ इन चट्टानों के नीचे इस क्षेत्र में विलुप्त शब्द ठीक नहीं है, अदृश्य हो जाती है। यानी नदियाँ जो है इन चट्टानों के बीच में कहीं खो जाती है, दिखाई नहीं देती है। नदी होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इतने बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं कि इन्हीं के नीचे, इन्हीं के बीच से नदियाँ बहती है। और ये जो पहला मैदान बनता है इन बड़े अवसादों से, इसी को कहते हैं भाबर का क्षेत्र। इसके आगे आप देखेंगे कि ये जो चट्टानों के बड़े टुकड़े हैं, धीरे धीरे ये जो नदियों का पानी है इन चट्टानों के टुकड़ों को धीरे धीरे काटता है, और जो हल्के टुकड़े होते हैं अब नदियों के साथ आगे आ जाते हैं और यहाँ पर देते हैं छोटे छोटे टुकड़े आपको मिलते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े मिलेंगे। नदियाँ इस भाबर क्षेत्र से जब आगे आती हैं, जब बड़े चट्टानों के टुकड़े ख़त्म होते हैं तो नदियाँ जो हैं हमको दिखना शुरू हो जाती हैं, और ये क्षेत्र कहलाता है तराई का क्षेत्र, जहाँ से नदियाँ जो हैं, भाबर का क्षेत्र जहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। फिर अदृश्य क्षेत्र से जब निकलती हैं तो वो शुरू हो जाता है तराई का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो हैं कैसे अवसाद होंगे, छोटे छोटे अवसाद होंगे। यही जो बड़े चट्टानों के अवसाद हैं नदियों के द्वारा काट दिए जाते हैं और ये आगे बहाकर उनके द्वारा लाए जाते हैं, और ये क्षेत्र बेसिकली दलदल का क्षेत्र होता है। फिर आगे नदी और आगे बढ़ती है तो बांगर और खादर का निर्माण करती है। बांगर और खादर, अब इनके बारे में समझ लीजिए। अब ये नदी है, नदी बह रही है, अगर इसमें बाढ़ आता है, और बाढ़ जब आता है आप जानते हैं पानी दूर तक जाता है, तो नदी का पानी दूर तक जाएगा तो अपने साथ अवसाद भी लेके जाएगा। तो नदियों के सुदूर क्षेत्र में जो अवसादों से बना मैदान होता है उसको कहते हैं बांगर का मैदान। और नदी के जो पास का क्षेत्र होता है जहाँ हर साल बाढ़ आती है और एक नया अवक्षेप उस क्षेत्र में आता है, उसको कहते हैं खादर का मैदान।
अब हम इनकी अलग अलग विशेषताएं देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भाबर, तराई, बांगर और खादर का मैदान कैसे बना है। भाबर का जो मैदान है इसकी टोटल चौड़ाई है 8 से 15 किलोमीटर और तराई का जो क्षेत्र है ये 15 से 30 किलोमीटर है। बाकी उसके बाद जो है बांगर और खादर का मैदान देखने को आपको मिलेगा। भाबर का मैदान के बारे में देख लेते हैं। गिरिपदी क्षेत्र यानी जो हिमालय का फुट हिल्स रीजन है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ से हिमालय का ये गिरिपदी क्षेत्र शुरू होता है। नदियाँ आती हैं, बड़े बड़े अवसाद यहाँ पर इकट्ठा करती हैं। इसको कौन सा मैदान कहते हैं? भाबर का मैदान। गिरिपदीय क्षेत्र में बड़े अवसादों से बने ये मैदान होते हैं। नदियाँ इन बड़े अवसादों के नीचे बहती है, इसलिए सतह पर जो है वो अदृश्य रहती है नदी। यह मैदान जो है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इन चट्टानों के टुकड़ों में कृषि क्या हो सकती है, क्या नहीं होगी। तो भाबर के मैदान में जो है कृषि नहीं होती है। नदियाँ यहाँ पर अदृश्य होती हैं क्योंकि इन बड़े अवसादों के नीचे नदियाँ बहती हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती हैं। भाबर के मैदान ये सबसे पहले मैदान हैं हिमालय के गिरिपदी क्षेत्र में जो बनते हैं बड़े अवसादों से। अब इसके बाद तराई का मैदान आता है। यह एक दलदली भूमि है। यह एक कैसी भूमि है? दलदली भूमि है जो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यहाँ नदियाँ सतह पर पुनः दिखने लगती हैं, भाबर में अदृश्य हो जाती हैं और तराई के क्षेत्र में नदियाँ पुनः दिखने लगती हैं। बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो इसे याद कर लीजिए। यहाँ गहन वनस्पतियाँ, विविध वन्यजीव पाए जाएंगे। यह भूमि कृषि के लिए मुख्यतः चावल और गन्ने की खेती के लिए जो है उपयोग में लाई जाती है। आप जानते हैं जो दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी अधिक दिनों तक भरा रहता है, वैसी भूमि जो है वो चावल गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो तराई की जो भूमि है वो गन्ने और चावल के लिए जो है मुख्यतः खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। नदियाँ यहाँ पर जो है दिखने लगती है। एक दलदली भूमि है तराई जो भाबर के दक्षिण में जो है विस्तृत है 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में। तो इतनी चीज़ आपको तराई के मैदान में याद करनी है। तराई के मैदान के बाद हम अब बांगर और खादर के मैदान को पढ़ेंगे। बांगर का मैदान क्या होता है? पुराने जलोढ़ अवसाद के मैदान होते हैं। इसको आप आसानी से समझ लीजिए। ये नदी आ रही है और नदी में जब बाढ़ आती है तो अपने साथ जो अवसाद होते हैं वो दूर तक लेके जाते हैं। मान लीजिए पहले वर्ष बाढ़ आई तो अवसाद यहाँ आ गया, दूसरे साल आई फिर यहाँ तक आ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक नदी का जो दूर का क्षेत्र होगा यहाँ पर एक ऊंचा टीला बन जाएगा। बार बार अवसाद आएगा तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि अब इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस नदी की बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाएगा। जब पानी नहीं पहुंच पाएगा तो पानी के साथ जो नया अवक्षेप होगा वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो पुराने जलोढ़ अवसादों से ऐसे बने मैदान को हम बांगर का मैदान कहते हैं। गंगा के मैदान में अधिकांशतः अब आपको यही बांगर के मैदान देखने को मिलते हैं। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो उपजाऊता है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर नया जलोढ़ अवक्षेप नहीं आएगा। तो इसकी उपजाऊता अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप देखते हैं इसीलिए अब ये जो मैदान है यहाँ पर जो खेती की जाती है वहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग अब अत्यधिक किया जाता है क्योंकि इनकी उपजाऊता जो है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। हार्डनेस भी हो जाता है ये। तो यहाँ आप देखेंगे कि कंकर पाए जाते हैं। पंजाब में इन्हें ढाया के नाम से जानते हैं। बांगर क्षेत्र में कॉन्सेप्ट चलता है भूड़ का। यहाँ पर भूड़ बनते हैं। भूड़ क्या होता है? बांगर क्षेत्र में अपर्दन के पश्चात ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट होने पर पीछे रह जाने वाली कंकर युक्त भूमि को कहते हैं। यानी अपर्दन जानते हैं, मिट्टी के कटाव को कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव जब होता है तो जब इस बांगर क्षेत्र में जो जलोढ़ ऊपर की मिट्टी होती है वो जब कट जाती है, वो नष्ट हो जाती है, वो जो मुलायम मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो जब नष्ट हो जाती है तो नीचे जो टाइट और हार्डनेस मिट्टी, कंकड़ युक्त जो मिट्टी बचती है उसी को कहते हैं हम लोग भूड़। और ये भूड़ आपको कहाँ मिलेगा? बांगर के क्षेत्र में ही मिलेगा। क्योंकि खादर क्षेत्र जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खादर का जो क्षेत्र होता है वो बाढ़ युक्त क्षेत्र होता है। यहाँ पर हर साल जो है वो नए जलोढ़ अवसाद जो हैं आते रहते हैं। बारिश का सीज़न होता है, नदियों में बाढ़ आती है तो नया अवसाद जो है यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि खादर का जो मैदान है बेसिकली नदी के आसपास के क्षेत्र में आपको मिलेगा, नदियों से दूर नहीं होता है। खादर का जो क्षेत्र होता है वो नदियों के पास का क्षेत्र होता है जहाँ तक नदियों के बाढ़ का पानी जो है हर साल पहुँच पाता है। तो बाढ़ युक्त क्षेत्र में नए जलोढ़ अवसादों से बने मैदान होते हैं। पंजाब में इन्हें बेट कहते हैं। अत्यधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। आप समझ सकते हैं जब हर साल नवीन जलोढ़ अवक्षेप इन मैदानों में आएगा तो उसकी उपजाऊता वो है वो बरकरार रहेगी। यहाँ सर्वाधिक जो है उत्पादकता पाई जाती है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो इस तरीके से हमने धरातली स्वरूप और मृदा के आधार पर भी मैदानों का भौतिक विभाजन करके देख लिया। भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, ये यहाँ पर बड़े बड़े अवसाद होते हैं। हिमालय के गिरिपदी क्षेत्र में जो पहला मैदान बनता है वो भाबर का ही है। यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। फिर तराई शुरू होता है जहाँ से नदियाँ दिखनी शुरू होती है, एक प्रकार का दलदली क्षेत्र होता है। अच्छा, भाबर के क्षेत्र में कृषि नहीं होगी, तराई के क्षेत्र में कृषि होती है। मुख्यतः यहाँ पर चावल और गन्ने की खेती की जाती है। फिर आता है बांगर का मैदान जो पुराना जलोढ़ मैदान है, और फिर खादर जो नया जलोढ़ मैदान है। खादर का मैदान सबसे उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ जब आती है तो उसके द्वारा नया अवक्षेप लाया जाता है इस मैदान में। बाढ़ युक्त क्षेत्र में ही खादर के मैदान का निर्माण होता है, बेसिकली नदी के आसपास का जो क्षेत्र
क्षेत्र होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने मैदान को भी